हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएस इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 विच इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। बच्चे, इसके दो पार्ट्स हैं, इस फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जब आप फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसके बाद देखिए अगर मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन। ठीक है, आपके लिए स्क्रीन स्विच कर लेती हूँ फटाफट से। देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, यंग सीगुल को उड़ने में डर क्यों लग रहा था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। क्या सभी यंग बर्ड्स को जब वो पहली बार उड़ान भरते हैं क्या सबको डर लगता है। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन द अदर्स। क्या कुछ बर्ड्स जो हैं वो ज्यादा टिमिड होते हैं दूसरे बर्ड्स से। ठीक है, टिमिड का मतलब क्या हुआ बच्चे, ज्यादा घबराते हैं, राइट। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्या ह्यूमन बेबी जब स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट करता है क्या उसको भी काफी चैलेंजिंग लगता है अपने फर्स्ट स्टेप्स, अपने कदमों को रखना। ठीक है, चलना, अपने आप को संभाल पाना। ओके, तो देखिए क्या आंसर रहने वाला है। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, जो आपके एग्जाम में आने का चांस है। ओके, द यंग सीगुल वाज अफ्रेड बिकॉज ही वाज कन्विंस्ड दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ठीक है, यंग सीगुल जो था वो अफ्रेड था, डर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा उसने मान लिया था कि उसके विंग्स जो थे उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लुकिंग डाउन एट द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी विच फेल्ट लाइक इट was miles down, he lacked the confidence to take the plunge. Okay, जब वो अपनी जहां वो बैठा था, ठीक है, लेज पर, उस लेज पर से जब वो नीचे देखता है ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी को, तो उसको ऐसा लगता है माइल्स डाउन है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है नीचे, मुझे तय करके जाना है। दैट इज वाई ही लैक्ड कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज। टू टेक द प्लंज मतलब टू टेक द फ्लाइट। ओके, क्लियर। तो दूसरे बर्ड्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसने बर्ड्स के साथ और ह्यूमन बींग्स के साथ कंपैरिजन करने के लिए हमें बोला है। तो while the text does not explicitly state if all birds are afraid, ठीक है, टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सभी बर्ड्स को डर लगता है। इट शोज दैट द seagull's siblings whose wings were actually shorter than his had the courage to fly away the day before। ठीक है, क्योंकि अगर सभी बर्ड्स को डर लगता तो उसके जो सिबलिंग्स थे, ठीक है, जो उससे जिनके विंग्स जो है वो सीगल के विंग्स से छोटे थे, ठीक है, लेकिन उनके अंदर करेज था और वो फ्लाई कर कर चले जाते हैं एक दिन पहले। दिस सजेस्ट दैट वाइल फियर माइट बी नेचुरल। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि फियर जो होता है ना दैट इज नेचुरल। ठीक है, सम इंडिविजुअल्स लाइक द यंग सीगुल कैन बी मोर टिमिड देन द अदर्स। ठीक है, तो कुछ जो है इंडिविजुअल्स की जगह यहाँ पर बर्ड्स आना चाहिए था। ठीक है, कि सम बर्ड्स, ठीक है, जैसे कि जो यंग सीगुल था वो दूसरे बर्ड्स से ज्यादा टिमिड था। टिमिड मतलब ज्यादा क्या था, नर्वस हो जाने वाला, ठीक है, शर्मा जाने वाला, ठीक है, करेज जिसके अंदर ना हो। ठीक है, तो चैप्टर के हिसाब से कुछ भी वर्ड्स इसमें आप फिट कर सकते हो। चलिए, कंपैरिजन टू ह्यूमन बेबीज के साथ अगर कंपैरिजन करें, जस्ट एज द यंग सीगल फियर्ड फॉलिंग इनटू द सी, ह्यूमन बेबीज ऑफन ऑफन एक्सपीरियंस फियर। ठीक है, ह्यूमन बेबीज को भी क्या लगता है, डर लगता है। और हेजिटेशन व्हेन लर्निंग टू वॉक। ठीक है, जब वो वॉक करना सीखते हैं स्टार्टिंग में, एज इट इज अ न्यू एंड चैलेंजिंग फिजिकल स्किल, क्योंकि एक नया और एक चैलेंजिंग फिजिकल स्किल होता है दैट रिक्वायर्स बैलेंस एंड कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर एक बच्चे को क्या रखना पड़ता है, अपने आप को बैलेंस करना सीखना पड़ता है एंड कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। ठीक है, जो जैसे ही वो यंग सीगल खाने को देखता है पागल हो जाता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट, इससे आपको क्या पता चलता है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ठीक है, तो यंग सीगल को क्या चीज मजबूर कर देती है फाइनली फ्लाई करने के लिए। ओके, दिस सजेस्ट दैट द सीगल वाज इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली डेस्परेट ड्यू टू एक्सट्रीम इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली डेस्परेट ड्यू टू हंगर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है दैट इन अ स्टेट ऑफ, आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो, आप सीधा ये लिख सकते हो कि दिस सजेस्ट दैट सीगुल वाज एक्सट्रीमली डेस्परेट ड्यू टू हंगर। ठीक है, तो ये ज्यादा लिखने में अच्छा लग रहा है, तो इन स्टेट ऑफ यहाँ से काट देना। ओके, तो दिस सजेस्ट दैट सीगुल वाज एक्सट्रीमली डेस्परेट ड्यू टू हंगर। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो सीगुल था वो बहुत ज्यादा क्या डेस्परेट हो चुका था हंगर के कारण। ठीक है, डेस्परेट का मतलब बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाना, राइट। ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। ठीक है, उसने पिछली ही नाइटफॉल से कुछ नहीं खाया था। ओके, लगी एक दिन हो गया था उसको कुछ खाए हुए। एंड सीइंग हिज मदर टीयर एट अ पीस ऑफ फिश मैडेंड हिम, और जब वो अपनी मदर को देखता है कि वो कैसे जो पीस ऑफ फिश है उसको टीयर कर रही है, ठीक है, उसको देखकर वो एक तरीके से पागल सा हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हिज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हेल्प्ड हिम, बिकॉज मैडेंड हिम बिकॉज हिज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हेल्प्ड हिम ओवरकम हिज फियर। ओके, और उसकी जो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है उसी के कारण वो अपने फियर को क्या कर पाता है, ओवरकम कर पाता है। ओके,
हंगर वॉज द अल्टीमेट कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट मतलब होता है जो किसी प्रोसेस को तेज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर सीगुल को उड़ान भरने में, ठीक है, उसके प्रोसेस को फास्ट करने में किसने पूरा रोल निभाया, उसकी हंगर ने। ओके, व्हेन हिज मदर फ्लू नियर हिम विद अ पीस ऑफ फिश बट हॉल्टेड जस्ट आउट ऑफ रीच, ठीक है, जब उसकी मदर जो है उसके पास जो पीस ऑफ फिश लेकर आई, ठीक है, लेकिन हॉल्ट मतलब स्टॉप हो गई, जस्ट आउट ऑफ रीच मतलब कि बिल्कुल उसकी रीच में नहीं थी, थोड़ा सा डिस्टेंस पे उसकी मदर जो थी रुक गई थी। ही वॉज सो डेस्परेट फॉर द फूड दैट ही डाइव्ड एट द फिश, वो इतना डेस्परेट व्याकुल हो चुका था खाने के लिए कि वो फिश के पाने के लिए वो डाइव करता, मतलब छलांग लगा देता है, एक्सीडेंटली फॉलिंग ऑफ द लेज एंड इनटू फ्लाइट, और जिसके कारण वो एक्सीडेंटली लेज से अपनी गिर जाता है और उड़ने लगता है। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, तो दे यहाँ पर कौन है, उसके सारे फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उसके सारे जो फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है, उसके जो मदर हो गया यंग सीगुल का, फादर हो गए, उसके 2 भाई हो गए, एक बहन हो गई। ओके, तो वो सब उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, ठीक है, उसको बुला रहे थे, ठीक है, अपनी आवाज निकाल निकाल के। व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कजोल हिम टू फ्लाई, कजोल का मतलब होता है परसुएड करना, मतलब कि किसी काम को करने के लिए उकसाना किसी इंसान को, ठीक है। तो यहाँ पर यंग सीगल के फादर और मदर उसको धमकी क्यों दे रहे थे और उसको परसुएड क्यों कर रहे थे कि वो उड़े, मतलब कि इतना जोर क्यों लगा रहे थे इस चीज पर कि वो उड़े, ठीक है। द यंग सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटेंड एंड कजोल्ड हिम बिकॉज दे न्यू दैट फ्लाइट वाज एसेंशियल फॉर हिज सर्वाइवल, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है उसको इसलिए धमकी देते हैं और उसको परसुएड करते हैं कि वो फ्लाइट करे, क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि फ्लाइट जो है वो एसेंशियल पार्ट है बर्ड्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। अगर बर्ड्स फ्लाई नहीं करेंगे, दे कीप सिटिंग on at one place for a long period of time, और अगर वो उड़ते ही नहीं है then they would not be able to survive, क्यों, क्योंकि वो अपने लिए खाना वगैरह नहीं लेकर आ पाएंगे। ओके, they had already taught his siblings how to skim the waves, ठीक है, उन्होंने उसके सिबलिंग्स को ऑलरेडी सिखा दिया था कैसे वेव्स को स्किम करना है, कैसे फिश को डाइव करना है, ठीक है, पकड़ना है। by scolding him and threatening to let him starve on his ledge they were trying to force him to overcome his cowardice, तो उसको डांट कर, उसको धमकी देकर कि उसको लेज पर भूखे मरना पड़ेगा, तो ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उसको फोर्स कर रहे थे कि वो अपनी कोवर्डाइज से बाहर निकले। कोवर्डाइज मतलब कोवर्डाइज मतलब क्या होता है बच्चे, कायरता, ठीक है, कि वो अपनी कायरता को छोड़ दे एंड गेन द इंडिपेंडेंस ही नीडेड टू लिव, ओके, और वो आत्मनिर्भर बने और जो उसको चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। ओके, अदरवाइज ही विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स थ्रू आउट हिज लाइफ, और पेरेंट्स कब तक उसको खाना ला कर देंगे। ओके क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी बुक में देख लेते हैं बच्चे, ये जो 3 मेन क्वेश्चंस थे ना, ये आपके करने वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, ये आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है, ओके, क्योंकि ये आपके सेल्फ एक्सपीरियंस के क्वेश्चन है। करेंगे आप सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, जो है द ब्लैक एरोप्लेन। जब मैं इसको भी स्क्रॉल अप करूंगी तो देखिए इसके पीछे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, 5 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। तो देखिए सबके आंसर्स आपके लिए फ्रेम कर दिए, तो फटाफट क्विकली इनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन फॉर दैट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो यहाँ पर नरेटर ने ये चीज बोली थी कि मैं रिस्क लूंगा, तो रिस्क क्या था और नरेटर ने वो रिस्क क्यों लिया। ओके, तो 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं कि रिस्क क्या था और नरेटर ने वो रिस्क क्यों लिया। The risk was flying his old Dakota aeroplane straight into the huge storm clouds that looked like black mountains, ठीक है। तो रिस्क क्या था, जब नरेटर जो ओल्ड डकोटा एयरप्लेन जो चला रहा था, उड़ा रहा था, उसको जब वो सीधे जिसके सामने क्या आ गए थे, बड़े बड़े ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है, काले जो बादल आ गए थे, तूफानी बादल, तो उनके अंदर अपने एरोप्लेन को सीधा डाल देना, ठीक है, दैट वाज द रिस्क, ओके। और वो तूफानी बादल कैसे लग रहे थे, बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने रिस्क क्यों लिया, he took the risk because he was dreaming of his holiday and was desperate to get home, ठीक है, क्योंकि वो अपने हॉलिडे की ड्रीम कर रहा था और वो डेस्परेट था काफी अपने घर जाने के लिए, टू बी विद हिज फैमिली फॉर अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वो यही सोच रहा था कि कब मैं अपनी फैमिली को मिलूंगा और उनके साथ गुड बिग बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है वो एंजॉय करूंगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, ठीक है। तो नरेटर का अपने एक्सपीरियंस बताना जैसे वो अपने एरोप्लेन को स्टॉर्म के अंदर ले जाते हैं, काले बादलों के अंदर ले जाते हैं। तो इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग सडनली बिकेम पिच ब्लैक, ठीक है, क्लाउड्स के अंदर सारी चीजें क्या हो गई थी, बिल्कुल ब्लैक,
मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, ठीक है, कुछ भी बाहर देख पाना क्या था, इम्पॉसिबल था। द ओल्ड प्लेन बिगेन टू जंप एंड ट्विस्ट डेंजरसली इन द एयर, तो जो ओल्ड प्लेन था वो जंप एंड ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है, कहने का मतलब उसका बैलेंस जो है वो डगमगा रहा है एयर में। ओके, व्हेन ही चेक्ड हिज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जब नरेटर ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक करे, ही फाउंड द कंपास वाज डेड, ठीक है, तो क्या पाया कि कंपास क्या हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी, एंड स्पिनिंग इन सर्कल्स, और क्या कर रही थी, गोल गोल घूमते जा रही थी इस तरीके से, जो कंपास की नीडल है ना, दैट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, तो इसी को लिखा है यहाँ पर स्पिनिंग इन सर्कल्स। ओके, एंड हिज रेडियो वाज आल्सो नॉन फंक्शनल, उसका जो रेडियो था दैट वाज आल्सो डेड टू, नॉन फंक्शनल मींस दैट डेड। ओके, तो बार बार सेम वर्ड को रिपीट करने की बजाय हमने इस तरीके से लिख दिया, he was completely lost and frightened until a mysterious black aeroplane appeared to lead him out, ठीक है, तो वो क्या हो चुका था, completely lost हो चुका था, frightened डर चुका था, जब तक कि कौन उसके रेस्क्यू के लिए नहीं आता, एक अदर ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, जो काफी रहस्य में ही ब्लैक एरोप्लेन था, ठीक है, जो उसको उस स्टॉर्म में से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? तो नरेटर ने ये चीज क्यों बोली थी कि मैं लैंड कर चुका था और मेरे को ओल्ड डकोटा से दूर जाने में बिल्कुल भी मैं सॉरी अफसोस फील नहीं कर रहा था। ओके, तो देखते हैं सैंपल आंसर क्या रहने वाला है। द नरेटर सेज दिस, नरेटर ये ऐसा इसलिए कहता है बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली रिलीव्ड टू हैव सर्वाइव्ड अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, तो वो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो काफी सुखद, रिलीव्ड मतलब होता है काफी सुखद महसूस कर रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने अभी अभी वो किस चीज को सरवाइव करके आया है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, अभी वो ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ था जहां उसकी जान भी जा सकती थी। ओके, क्लियर, तो इसीलिए अगर वो एरोप्लेन लैंड हो गया तो दैट इज व्हाई ही वाज नॉट फीलिंग सॉरी। ओके, द नरेटर वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा बिकॉज इफ ही हैड बीन देयर इन इट, क्योंकि अगर वो उसके अंदर ही होता, ही वुड हैव श्योरली डाइड, तो वो मर जाता, ठीक है, दैट वाज फॉर श्योर, कि अंत जो था उसका निश्चित था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर में वो नरेटर को इतना अजीबो-गरीबो ढंग से क्यों देखती है। द वुमेन लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ अनदर प्लेन एंड इट्स पायलट, ठीक है, क्योंकि वो वुमेन इस तरीके से अजीबो-गरीबो ढंग से देखती है क्योंकि नरेटर जाकर उससे क्या पूछते हैं, अनदर एरोप्लेन के बारे में पूछते हैं और उसके पायलट के बारे में पूछते हैं। ओके, शी लाफ्ड बिकॉज हर रेडार शोड नो अदर प्लेन्स इन द स्काई दैट नाइट, ठीक है, वो हंसती भी है क्यों, क्योंकि उसके रेडार पर, रेडार जो है वो ट्रैकर सिस्टम होता है एक तरीके का जो एरोप्लेन्स को ट्रैक करता है, ठीक है, तो उसके रेडार पर कोई भी दूसरा प्लेन जो था उस स्काई में नहीं उड़ रहा था उस रात को। द नरेटर्स डकोटा वाज द ओनली वन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तो नरेटर का जो था दैट वाज द ओनली प्लेन, ओके, जो स्टॉर्मी नाइट को उड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Who do you think helped the narrator to reach safely? आपको क्या लगता है कि नरेटर की मदद किसने करी होगी सेफली लैंड करने में? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. तो जो भी आप चीज बोलते हो तो आपने उसका रीजन भी देना है। ओके, क्लियर। The source leaves this as an unsolved mystery, ठीक है, तो हम चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो चैप्टर में तो क्वेश्चन मार्क पे ही चैप्टर एंड हो जाता है कि मेरी मदद किसने करी, तो ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पर ही चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। फ्रॉम अ लिटरल पर्सपेक्टिव, अगर हम सोचें, देयर वाज नो अदर प्लेन ऑन द रेडार, रेडार पर कोई दूसरा प्लेन नहीं था, suggesting it might have been a hallucination brought on by the pilot's stress and extreme pressure he was under in. Okay, तो ये क्या हो सकता है, वो hallucinate कर रहा हो सकता है, या आप सिंपल लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं that the narrator must have been hallucinating, ठीक है, वो hallucinate कर रहा होगा, और वो क्यों कर रहा होगा, ड्यू टू एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड प्रेशर। ओके, तो देखिए वो स्ट्रेस एंड प्रेशर में तो था ही क्योंकि वो तूफान में खो चुका था, तो हैल्यूसिनेशन का मतलब होता है जब हमें वो चीजें नजर में आने लगे जो एक्चुअल में होती ही नहीं है। जैसे होता है ना, कई बार आप हॉरर मूवी देख लेते हो, तो हॉरर मूवी देखने के बाद जब रात को आप जो है अपने घर में ही जो वॉशरूम है वहां पर भी अगर अकेले कहीं जाना हो तो आप नहीं जाते हो, क्यों, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आसपास आपके कोई कुछ है। ओके, अब वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना स्ट्रेस दे दिया, इतना हॉरर स्टफ दिखा दिया है कि आप हैल्यूसिनेट करने लगते हो। तो हो सकता है मे बी ये जो पायलट है इसने ये भी क्या कर रहा हो, हैल्यूसिनेट कर रहा हो। ओके, क्योंकि वो भी बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड प्रेशर में था। ओके, और इट कुड हैव बीन अ मिरेकल और अ हेल्प एक्सटेंडेड टू द नरेटर बाय द गॉड, ठीक है, या तो ये एक मिरेकल हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, या ये हेल्प हो सकती है जो गॉड के द्वारा नरेटर को पहुंचाई गई। ठीक है, अब गॉड कैसे हेल्प पहुंचा सकते हैं, एज वी ऑल नो गॉड इज ओमनीपोटेंट, हमें पता है गॉड जो है
वो ऑल पावरफुल है, ठीक है, उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, ओमनी प्रेजेंट सब जगह प्रेजेंट है, एंड ओमनी साइंट, ठीक है, हमारे दिलों के अंदर की भी जानते हैं। देयर इज नथिंग दैट इज आउट ऑफ गॉड्स रीच, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की पहुंच के बाहर हो। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गॉड की तरफ से पहुंचाई गई हेल्प भी हो सकती है नरेटर को। ओके, विद दिस बच्चे यही 5 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, बुक एक्सरसाइज में। देखिए ये पांचों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स, यू नो, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन आंसर्स जो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।